1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा। एक हिस्सा यहूदियों को दिया गया और दूसरा हिस्सा अरबों को, जबकि यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अंतर्गत रखने की योजना बनाई गई। यहूदी नेतृत्व ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब देशों और फिलिस्तीनी नेताओं ने इसे नाइंसाफी मानते हुए ठुकरा दिया। उनका कहना था कि जमीन का बड़ा हिस्सा यहूदियों को दिया जा रहा है, जबकि उनकी आबादी बहुत कम है। इसके तुरंत बाद तनाव बढ़ गया और 14 मई 1948 को यहूदियों ने इस्राएल के कायम होने का ऐलान कर दिया। अरब देशों की फौजें फिलिस्तीन की मदद के लिए उतरी और अरब इस्राएल जंग छिड़ गई। इस जंग का नतीजा ये हुआ कि लाखों फिलिस्तीनी अपने घरों से बेघर कर दिए गए। लगभग 7 लाख लोग अपने गांव और कस्बे छोड़कर शरणार्थी कैंपों में जा बसे। फिलिस्तीनियों के लिए यह हादसा नकबा यानी विपत्ति के नाम से मशहूर हुआ। गजा पट्टी मिस्र के कब्जे में चली गई और वेस्ट बैंक जॉर्डन के पास चला गया। 1949 में युद्ध रुकने के बाद सीमाएं तो तय हो गई, लेकिन फिलिस्तीनी शरणार्थियों की समस्या का हल नहीं निकला। लाखों लोग बरसों बरस टेंट और तंग कैंपों में रहने पर मजबूर रहे। इस दौरान सीमा पार से छोटी मोटी झड़पें और छापेमारी भी चलती रही। इन्हीं हालातों में 1964 में अरब लीग की पहल से PLO यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ताकि फिलिस्तीनियों की आवाज को एक मंच मिले। 1967 में एक और बड़ा मोड़ आया। इसराइल और अरब देशों के बीच 6 दिन की जंग हुई, जिसे 6 डे वॉर कहा जाता है। इस छोटी लेकिन बेहद असरदार जंग में इसराइल ने गजा पट्टी, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। अब फिलिस्तीनी इलाकों पर इस्राएली सैन्य प्रशासन लागू हो गया। फिलिस्तीनियों की रोजमर्रा जिंदगी पर इसका गहरा असर पड़ा। चेक पोस्ट, कर्फ्यू और आर्थिक पाबंदियों ने हालात मुश्किल कर दिए। इसी दौर में यहूदियों ने कब्जाए गए इलाकों में बसावटें बनानी शुरू की, जिसने आगे चलकर विवाद को और गहरा किया। 1960 और 1970 के दशक में PLO और फतह जैसे संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिलिस्तीन का मसला उठाना शुरू किया। यासिर अराफात PLO के नेता बने और धीरे धीरे दुनिया में फिलिस्तीन का नाम पहचाना जाने लगा। लेकिन इससे जॉर्डन और लेबनान में समस्याएं खड़ी हो गई। 1970 में जॉर्डन में PLO और सरकार के बीच भारी टकराव हुआ, जिसे ब्लैक सितंबर कहा जाता है। इसके बाद PLO को जॉर्डन से निकाल दिया गया और वे लेबनान चले गए। लेबनान में भी गृह युद्ध और 1982 की इस्राएली चढ़ाई ने PLO को कमजोर कर दिया और अंततः उनका दफ्तर ट्यूनिस में शिफ्ट हो गया। इन्हीं सालों में फिलिस्तीनी मसला संयुक्त राष्ट्र में भी गूंजने लगा। 1974 में PLO को संयुक्त राष्ट्र में ऑब्जर्वर स्टेटस मिला, लेकिन 1979 में मिस्र और इसराइल के बीच शांति समझौता हुआ, जिससे अरब देशों में एकता टूटने लगी। 1988 में PLO ने अल्जीरिया में जाकर फिलिस्तीनी राज्य की घोषणा कर दी, जिसे कुछ देशों ने मान्यता भी दी। 1987 में गजा और वेस्ट बैंक की सड़कों पर पहली इंतिफादा यानी फिलिस्तीनी उठान शुरू हुआ। इस बार ये आंदोलन सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि आम लोगों की भागीदारी से हुआ। नौजवान, महिलाएं और बच्चे सड़कों पर उतर आए। पथराव, हड़तालें, बायकॉट और नारेबाजी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। इंतिफादा के दौरान ही हमास नाम का नया संगठन सामने आया, जिसने धार्मिक और सशस्त्र आंदोलन दोनों को मिलाकर काम शुरू किया। इससे फिलिस्तीनी राजनीति और ज्यादा पेचीदा हो गई, क्योंकि अब फतह और हमास 2 अलग अलग रास्तों पर चलने लगे। इंतिफादा का असर ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा और इसराइल को महसूस हुआ कि सिर्फ सैन्य ताकत से समस्या हल नहीं होगी। 1991 में मैड्रिड कॉन्फ्रेंस हुई और बातचीत का माहौल बना। इसके नतीजे में 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स पर दस्तखत हुए। ये पहली बार था जब इसराइल और PLO ने एक दूसरे को मान्यता दी। इस समझौते के तहत गजा
और वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में फिलिस्तीनियों को सीमित प्रशासनिक अधिकार दिए गए और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी यानी फिलिस्तीनी प्राधिकरण का गठन हुआ। हालांकि यरूशलेम का दर्जा, यहूदी बसावटे, शरणार्थियों की वापसी का हक जैसे अहम मसले अभी भी अनसुलझे रह गए। ओस्लो ने उम्मीदें भी जगाई और सवाल भी छोड़ दिए। यही वजह है कि 1993 के बाद का दौर फिलिस्तीन के लिए नई चुनौतियों और नए संघर्षों का दौर बना। 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स के बाद फिलिस्तीनियों और इस्राएलियों दोनों के बीच एक नई उम्मीद जागी। पहली बार दोनों ने एक दूसरे के अस्तित्व को मान्यता दी थी। गजा और वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में फिलिस्तीन अथॉरिटी को प्रशासनिक अधिकार दिए गए और ऐसा लगा कि धीरे धीरे एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का रास्ता खुलेगा। लेकिन बहुत जल्द ये उम्मीद सवालों और मतभेदों में बदल गई। ओस्लो के तुरंत बाद ही यहूदी बसावटों का फैलाव जारी रहा। फिलिस्तीनियों को लगा कि ये समझौता अधूरा है क्योंकि सबसे अहम मुद्दे यरूशलेम का दर्जा, शरणार्थियों की वापसी और बस्तियों का विस्तार अभी भी अनसुलझे छोड़ दिए गए। 1995 में इस्राएली प्रधानमंत्री इत्ज़हाक रबीन की हत्या हो गई, जिसने शांति प्रक्रिया को और बड़ा झटका दिया। 1990 के दशक के आखिर और 2000 के शुरुआती सालों में हालात फिर बिगड़ गए। 2000 में दूसरी इंतिफादा भड़क उठी, जिसे अल-अक्सा इंतिफादा कहा गया। ये दौर बेहद खून खराबे और हिंसा का था। फिलिस्तीनी इलाकों में आत्मघाती हमले हुए और इस्राएल ने भारी सैन्य कार्रवाई की। गजा और वेस्ट बैंक में दीवारें खड़ी कर दी गई, चेकपोस्ट और नाकेबंदी और सख्त हो गई। 2006 में फिलिस्तीनी चुनाव हुए, जिनमें हमास ने अप्रत्याशित जीत हासिल की। इसके बाद हमास और फतह के बीच टकराव बढ़ा और 2007 में गजा पूरी तरह हमास के नियंत्रण में चला गया। इस्राएल और मिस्र ने गजा की नाकेबंदी शुरू कर दी। गजा की सीमाएं बंद कर दी गई, आवाजाही रोक दी गई और बिजली, दवाइयां और जरूरी सामानों की किल्लत बढ़ गई। गजा के लोग तंगहाली और बेरोजगारी का सामना करने लगे। 2008 से लेकर 2023 तक कई बार गजा और इस्राएल के बीच जंगें हुई। हर जंग के बाद सैकड़ों या हजारों लोग मारे गए, इमारतें तबाह हो गई और बच्चों, औरतों और बुजुर्गों की जिंदगी और मुश्किल हो गई। इस्राएल का कहना था कि हमास उनके लिए खतरा है, जबकि फिलिस्तीनी कहते रहे कि ये सब उनकी आजादी छीनने का बहाना है। 2010 में पूरी दुनिया ने गजा की नाकेबंदी पर सवाल उठाए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार आवाज उठाई गई कि गजा की हालात इंसानियत के खिलाफ है। फिर भी हालात में कोई स्थायी सुधार नहीं आया। 2020 में अमेरिका ने अब्राहम समझौते के जरिए कई अरब देशों और इस्राएल के बीच रिश्ते सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन फिलिस्तीनियों को इसमें शामिल नहीं किया गया। इस वजह से फिलिस्तीनी और अकेले पड़ गए और उन्हें लगा कि अरब दुनिया भी अब उनकी मदद से पीछे हट रही है। 2023 और 2024 में हालात एक बार फिर बहुत बिगड़े। गजा में बड़े हमले हुए और इस्राएल ने भारी बमबारी की। हजारों लोग मारे गए, लाखों बेघर हो गए और पूरी दुनिया ने टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर तबाही के नजारे देखे। गजा का बड़ा हिस्सा खंडहर में बदल गया और वहां की आबादी भूख, बीमारी और बेघर होने की सख्त मार झेलती रही। आज 2025 में गजा अब भी नाकेबंदी और तबाही के बीच जूझ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि वहां की नई पीढ़ी ने कभी सामान्य जिंदगी देखी ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद फिलिस्तीनी लोग अपनी पहचान और अपनी जमीन से जुड़े रहने की लड़ाई जारी रखे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा और जब तक आजादी नहीं होगी, तब तक ये संघर्ष खत्म नहीं होगा। और अब अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखिए। उसमें हमने 1947 से पहले का पूरा इतिहास दिया है, जिसमें सलाहुद्दीन अयूबी और उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र आता है।